We had already done till this part. Asset classification, SARFAESI, we had done all of this. We had done till DICGC insurance, and I think this DICGC insurance also came today. तो लाइक ये वाला भी था, मैंने इसका वो SFB वाला भी देखा, मतलब बहुत सारे a lot of questions I saw in the paper जो आए थे इसी से. वो बर्मा सेपरेट वाला भी आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935, a lot of them. तो वही I hope you are getting questions right also. Like this should translate into you getting questions right also in the exam. Revise करते रहा करो ताकि यही चीजें फिर एग्जाम में गलत ना हो. ठीक है ना. यहाँ पे हम ऑलमोस्ट सभी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं. आपको बस इतना इंश्योर करना है कि वो आप रिवाइज करके रहो, आपके दिमाग में हो, that you are able to get them right. ठीक है ना. Yes, so we start off, we come to bad bank, NARCL, IDRCL. ठीक है. तो पहले बैड बैंक की बातें डिस्कस हो रही होती थी, that we'll have it, but in 2021 the first bad bank of the country was set up, which was NARCL. ठीक है. Does anybody know about NARCL? What is a bad bank? What is a bad bank? उसका गोल क्या होता है? What does a bad bank do? बताओ. What is the objective of it? Why do we create a bad bank? asset reconstruction, basically bad, हाँ asset reconstruction करते हैं. bad banks essentially बस bad loans को recover और reconstruct करते हैं. correct. ठीक है ना. तो इसमें जो एक कंप्लीट बैड बैंक बनाया हमने, वो क्या कर रहा है, बैड लोन्स दे रहा है बैंक से. ठीक है. उनको लाइक सिक्योरिटी रिसीट्स में कन्वर्ट कर रहा है, असेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, उसको सेलेबल असेट्स में बनवा कर और फिर उससे पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है. एंड कितने लाइक व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड जिसके ऊपर के लोन्स को ये ले रहा है? व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड जिनके ऊपर के लोन्स को NARCL लेता है? 500 करोड़. ठीक है ना. 500 करोड़ इज द थ्रेशहोल्ड. ठीक है. इसके ऊपर के लोन्स को NARCL लेता है. इट इज द फर्स्ट बैड बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. व्हाट एल्स इट, हाँ उसके अलावा इट पेज 15% इन कैश, 85% इन सिक्योरिटी रिसीट्स गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. 15% in cash, 85% in security receipts guaranteed by the government of India. That we know. What else do we need to know? कि अच्छा किसने सेटअप करा है, एक की ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसी है, NARCL के ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ NARCL? बताओ. 51% गवर्नमेंट एंड 49% हूँ. 49% किसके पास है फिर? 49% किसके पास है? बैंक्स के पास. वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट IDRCL? अब ये दूसरी बॉडी बनाई क्यों? ये वाली क्यों बनाई IDRCL? इसका क्या इंटेंट है? व्हाट डज दिस डू? इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड. तो जो भी डेट एक्विजिशन करा गया है, वट एवर डेट एक्विजिशन इज डन बाय NARCL, उसका रेजोल्यूशन वाला पार्ट जो दिया गया है, असेट मैनेजमेंट का जो पार्ट है, लाइक डेट रेजोल्यूशन का, एसेंशियली जब डेट रेजोल्यूशन का पार्ट इसको दिया हुआ है IDRCL को. ठीक है. अब इसमें ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है? हु ओन्स मोर? 49 गवर्नमेंट हियर एंड 51% विद बैंक्स. ठीक है ना. 51% विद बैंक्स. सो दैट वी नो कि इनमें ओनरशिप स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द ओनरशिप इज विद बैंक्स इन केस ऑफ, एंड विद प्राइवेट सेक्टर इन केस ऑफ IDRCL. ठीक है. वेरी गुड. ठीक है. तो वी अंडरस्टैंड. वी मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क. तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? Why do we have a PCA? अगर किसी चीज को PCA फ्रेमवर्क में RBI डालती है तो इसका मतलब क्या है? What does it mean if RBI put some bank in prompt corrective action framework? बताओ. What is the message that RBI is trying to put in that context? अगर किसी को वो PCA फ्रेमवर्क में डालता है, बेसिकली बस ये कि वो बैंक की जो ओवरऑल फाइनेंशियल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है ना. बैंक के फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, वीक है. So that is why, so as to monitor a weak bank, so as to ensure that the correct, so as to improve the status of financial activity by the bank and financial health of the bank, we put a restricted kind of activity का structure for that particular bank. ठीक है. तो ये था prompt corrective action. कब लगता है, कौन से क्राइटेरिया होते हैं? अभी अपडेटेड PCA स्ट्रक्चर में, prompt corrective action फ्रेमवर्क में कौन से क्राइटेरिया, कौन से पैरामीटर्स से ट्रिगर होता है PCA फ्रेमवर्क? बताओ. NPA होता है, और क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है, और क्या होता है? CAP होता है. CAP क्या होता है? व्हाट इज CAP विशाल? कैपिटल हाँ CRAR है ना. CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कह लो या CRAR कह लो. और रिटर्न ऑन एसेट होता है ना. रिटर्न ऑन एसेट होता है. ठीक है. ये होते हैं
ये तीन ट्रिगर पॉइंट्स हैं अभी आई गेस। और तो आई गेस अब नहीं है, इन्होंने शायद नहीं रखे। लेवरेज रेशियो पहले होता था और हटा दिया है, या लेवरेज अब है? लेवरेज का क्या है? इज लेवरेज नाउ और वाज लेवरेज देयर अर्लियर? आई थिंक लेवरेज इज नॉट हियर अभी। आई थिंक इट्स रिलेटेड, रिटर्न ऑन एसेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्रॉडली ये आपको बताओ तो उतना फायदा है। रिस्ट्रिक्शंस क्या पड़ते हैं? क्या रिस्ट्रिक्शंस डाल सकती है? व्हाट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कैन आरबीआई पुट इफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज इन प्लेस? वेरी गुड। ब्रांच एक्सपेंशन पे लिमिट लगती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लिमिट्स लगती हैं, नई लेंडिंग पे भी लिमिट्स लग सकती हैं, प्रोविजनिंग नॉर्म्स में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, डज इट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स? डज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स? डज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स? नो। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क अप्लाइज ऑन, yes, very good. Supervisory action framework applies on cooperative banks. No, prompt corrective action does not apply on cooperative banks. Okay. Similarly, does prompt corrective action apply on small finance banks and payment banks? Does prompt corrective action apply on those? No, it doesn't. It doesn't. All right. So we understand that. इसके बाद आता है next, which is Basel norms. Basel norms के बारे में पता है? किसने Basel norms लाए? Basel norms किसने सेटअप करें? किसने करें? Basel Committee on Banking Supervision, BCBS. ठीक है, this BCBS is basically a part of BIS, है ना? तो that is correct. All of you are writing correct. Bank of International Settlements ने Basel norms लाए थे. ठीक है, Bank of International Settlements के बारे में क्या पता है? When was it set up? When was it set up? Year 1930, I guess, as far as I recall. Where is it headquartered? It's headquartered in Basel, है ना? तो अपने को ये ब्रॉडर आइडिया बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का भी पता है ना? वेरी गुड। फिर इसके बाद हमें और क्या पता है कि इंडिया बेसल नॉर्म्स को फॉलो करता है। इंडिया बेसल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। अभी कौन से नॉर्म्स चल रहे हैं? चल रहे हैं बेसल 3, राइट? क्या फर्क आया अक्रॉस नॉर्म्स? क्या आपको पता है व्हाट हैज चेंज्ड अक्रॉस नॉर्म्स? व्हाट वाज यूनिक अबाउट बेसल 3 नॉर्म्स? क्या फर्क आया था बेसल 3 नॉर्म्स में? बेसल 1 में क्या चीज थी? Largely Basel 1 was about credit risk only. ठीक है, largely Basel 1 was about credit risk. ठीक है, then Basel 2 आया जिसमें मिनिमम मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क भी ऐड हो गया। ठीक है, which was not there until the Basel 1 norms. ठीक है, एंड लास्ट वाले में क्या चीज फर्क हुआ कि लास्ट वाले में ये तीनों रिस्क को रखा गया, बट इन सबकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी बढ़ा दिए, बहुत सारे नए मेट्रिक्स ऐड कर दिए, जैसे लेवरेज रेशियो, एलसीआर, एनएसएफआर. ऑल ऑफ दिस वाज नॉट देयर इन एनी ऑफ द प्रीवियस बेसल नॉर्म्स. ठीक है, सो दैट इंक्रीज्ड. ये सारे मेजर फर्क आए थे. ठीक है, ये सब ब्रॉडर आइडिया हो सकता है. अभी के हिसाब से आपको क्या पता है कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मैंडेट करता है बेसल नॉर्म्स? बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना मैंडेट करता है? 8%. बट इंडिया कितना करता है? इंडिया कितना फॉलो करवाता है बैंक से? इंडिया फॉलो करवाता है 9%, है ना? तो इंडिया डज इट, मतलब ऑब्वियसली इट हैज केप्ट इट मच स्ट्रिक्टर एज कंपेयर टू इवन द ग्लोबल नॉर्म्स. ठीक है, फिर वो अपने को समझ आते हैं. फिर इसके अलावा हमें क्या पता है? हमें पता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में, डीसिब्स. डू वी नो अबाउट डीसिब्स? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, इनको कितना परसेंट ऑफ जीडीपी एटलीस्ट दे कंट्रीब्यूट, दे क्वालिफाई फॉर इट? 2%. ठीक है ना, एटलीस्ट 2%. ठीक है, आपको पता है कि इनके पास जो ओवरऑल असेट होना चाहिए कम से कम 2% ऑफ जीडीपी बराबर कम से कम होना चाहिए लायबिलिटी, एंड उससे वो डिसाइड होता है. एंड क्या कहते हैं, कौन आइडेंटिफाई करता है? हु आइडेंटिफाइज डीसिब्स? Who identifies domestic systemically important banks? RBI. Who identifies global systemically important banks? GSIBs. Basel Committee on Banking Supervision, है ना? वही BIS basically. ठीक है, तो BCBS decides on globally systemically important banks. इंडिया में कितने बैंक हैं systemically important? इंडिया में 3 ही बैंक हैं systemically important. Which 3 are those? SBI, ICICI and HDFC. ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं जो वेरियस पैरामीटर्स और मैट्रिक्स हैं, जैसे सबसे पहला उसमें आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में पता है क्या?
डू वी नो अबाउट, अच्छा इनमें फर्क क्या आता है? जैसे अगर आपने किसी को डाल दिया डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में, व्हाट हैपेंस, व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट? What is the consequence of if some bank has been put in domestic systemically important की list में? It has to maintain tier 1 कॉमन एक्विटी, tier 1 जो बफर होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना? अब कितने लेवल का करना है, दैट विल डिपेंड ऑन द ग्रेड एट विच दैट पर्टिकुलर बैंक हैज बीन पुट इन दैट डीसिप कैटेगरी, ठीक है ना? तो ये चीज होता है। तो बेसिकली थोड़ा और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं, है ना, ऑन अ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है। फिर इसके बाद वी मूव फॉरवर्ड, वी गो टू द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंडिया में अराउंड 9% का रहता है, हमें पता है। कैपिटल एडिक्वेसी क्यों रखते हैं? व्हाट डज अ कैपिटल एडिक्वेसी मीन? लाइक व्हाट इज द आइडिया ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी? बताओ क्या समझ आता है आपको कैपिटल एडिक्वेसी से? व्हाट इज इट अबाउट? हाँ मतलब बेसिकली आपके, हाँ, जो रिस्क हो सकते हैं रिस्क फेज में, आपके पास सफिशिएंट, बैंक के पास सफिशिएंट क्वालिटी कैपिटल होना चाहिए। इट वर्क्स लाइक अ रिस्क बफर, बट देन देयर आर सेवरल अदर रेशियोज एज वेल। जैसे हमने देखा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी असेट्स कम से कम आपके पास 30 डेज के स्ट्रेस को सर्वाइव करने के लिए होना चाहिए। दैट वाज एडेड बाय बेसिल 3 नॉर्म्स, ठीक है। Net stable funding ratio basically goes for this whole thing, that there should be a stable funding available for at least 1 year based on the banking operations that you've seen। उसके हिसाब से आपको NSFR मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मेंटेनेंस की थिंग, ठीक है। फिर लेवरेज रेशियो क्या होता है? लेवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है टियर 1 कैपिटल बाय टोटल एक्सपोजर, ठीक है, एंड both on and off balance sheet, and this has to be maintained over 3% as per Basel standard, ठीक है। ये हमें पता है। और क्या पता होना चाहिए हमें इसके अलावा? बस ब्रॉडली अगर इतना पता है तो बहुत है। फिर आते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर और काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो इनमें क्या फर्क होता है? सो ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% ऑफ कॉमन इक्विटी टियर 1 मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, आपको रखना चाहिए इन गुड टाइम्स। बट इन केस ऑफ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, उसका आइडिया क्या है? व्हाट इज अ काउंटर साइक्लिकल बफर, कैपिटल बफर? डिपेंडिंग अपॉन की क्रेडिट ग्रोथ कैसी हो रही है, लाइक बेसिकली इट इज अगेन फॉर, हाँ मतलब यू विल हैव मोर कैपिटल बफर बीइंग सेट अप ड्यूरिंग गुड टाइम्स एंड लेस ड्यूरिंग बैड टाइम्स। 0 से 2.5% के रेंज में वो वेरी करता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ज्यादा काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर आरबीआई मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, ऑलरेडी बिकॉज वी आर कीपिंग वेरी हाई सीआरएआर, ठीक है ना। तो दैट इज द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू हैव अबाउट बोथ ऑफ दीज बफर्स, ठीक है। अगर डाउन टर्न्स आते हैं, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आते हैं, तो ये जो भी आप बफर यहाँ क्रिएट कर रहे होते हो, दे कैन बी रिलीज्ड बाय आरबीआई, दे कैन बी टोल्ड कि ठीक है अब आप ये यूज कर लो इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड। देन यू मूव फॉरवर्ड व्हिच इज 81 बॉन्ड्स, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। ये न्यूज में रहते हैं, तो आपको इनके बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए। आर दीज परपेचुअल बॉन्ड्स? आर 81 बॉन्ड्स परपेचुअल बॉन्ड्स? yes they are perpetual bonds, ठीक है। तो they don't have a maturity date। second क्या होता है? are they counted as tier 1 capital for banks or are they counted as tier 2 capital for banks? नाम में ही है वैसे तो, additional tier 1 capital, so it is a T1, है ना, they are counted as additional T1 capital for banks। then फिर क्या चीज होती है? is it like do these instruments provide better returns as compared to other bonds, like higher returns? Do they provide higher returns or do they provide lower returns? इंटरेस्ट रेट इन पे ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? हायर होते हैं। why? because they are riskier asset। why are they riskier? why are 81 bonds considered a riskier asset? why are they riskier? because they can be converted into equity in case the common equity tier 1 of a bank falls below the threshold। do you understand? क्या आपको समझ आ रहा है कि in case CET1 of a bank falls below the threshold, then this can be written off। it cannot, मतलब the banks can decide to not pay it back, so because it has a risk वाली चीज, ठीक है, that is why the returns are also higher for investors, ठीक है। फिर ये वाली चीज हमें पता है, ठीक है। और क्या बताना चाहिए?
हाँ, तो बेसिकली ये चीज हो जाती है कि दीज आर काइंड ऑफ लॉस बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली ऐसा हो जाता है दैट इन्वेस्टर्स जो हैं दे विल बी बेयरिंग द लॉस फॉर से अगर कोई बैंक क्राइसिस हो गई जैसे कि येस बैंक और ये सब हुई थी, तो रादर देन टैक्स पेयर्स इन्वेस्टर्स पे ये पहला क्राइसिस का शॉक पड़ता है बिकॉज इनके 81 के रीपेमेंट नहीं करनी है। तो ये आपका ब्रॉडर आइडिया अबाउट 81 बॉन्ड है ना, तो हमें समझ आता है। आर वी क्लियर ऑन इट? ठीक है, आई होप वी विल गेट अ क्वेश्चन राइट। बेसिक ही आएगा, अगर सवाल आएगा तो बेसिक आएगा, आपसे बन जाना चाहिए। यू शुड नॉट गेट क्वेश्चंस लाइक दीज रॉन्ग, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट व्हिच इज टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। तो टीयर 1 कैपिटल क्या क्या होता है? टीयर 1 कैपिटल होता है बेसिकली गोइंग कंसर्न कैपिटल, बेटर लाइक इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है। इसमें कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल आता है, जैसे इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड 81 बॉन्ड्स। ये तीनों का तीनों पार्ट होता है टीयर 1 कैपिटल का। व्हाट अबाउट टीयर 2 कैपिटल? उसमें आता है सबऑर्डिनेटेड डेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स और जो जनरल प्रोविजंस होते हैं, दे आल्सो कम इन टीयर 2 कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज होती है। सबसे क्वालिटी वाले कैपिटल को हम टीयर 1 कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट लॉस अब्सॉर्बिंग, ठीक है, जबकि टीयर 2 कैपिटल लेस लॉस अब्सॉर्बिंग होते हैं। व्हाई आर दे लेस लॉस अब्सॉर्बिंग? बिकॉज वो लिक्विडेशन के टाइम पे लास्ट में ही काम आते हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग। एंड अगर आप बात करोगे, अगर आप ओवरऑल लेंथ या परमानेंस की बात करोगे, तो टीयर 1 कैपिटल परमानेंट होता है, जबकि टीयर 2 कैपिटल की एक जनरली लाइक मेच्योरिटी होती है, ठीक है। और बस बाकी बाकी कुछ हमने लाइक ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत है। ये याद रख सकते हो कि जो नॉर्म्स हैं अपने बेसिक नॉर्म्स, उसमें कॉमन इक्विटी टीयर का मिनिमम जो मेंटेन करने के लिए कहा जाता है दैट इज CET1 को 5.5% प्लस रखना होता है, ठीक है। ये चीज होती है, तो ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो डू वी अंडरस्टैंड टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल बेटर? डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल? I hope we are, and we will be able to get questions right in case a question comes on the difference between the two as well. Then comes NFRA, National Financial Reporting Authority. Is it a statutory body? Is NFRA a statutory body? Is it a statutory body? It is a statutory body. When it has been set up under Companies Act, okay? It has been set up under Companies Act. What does it do? What does the NFRA do? It is the regulator of auditing standards and auditing quality in India. It is a regulator of auditing standards and auditing quality in India. ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को अगर जो पता रखना है ब्रॉडली ये याद रखना है, 2018 में आई थी, ठीक है। विच मिनिस्ट्री विल इट कम अंडर? NFRA किस मिनिस्ट्री के अंडर आना चाहिए? बताओ, गेस करो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। और याद रखना है कि बहुत पावर होती है, लाइक NFRA को बहुत पावर दे रखी है, ठीक है। पहले पहले बहुत सारा ये ऑडिटिंग एंड ये वाले का जो डिसिप्लिनरी एक्शन था वो कौन लेता था? ICAI लेती थी, ठीक है ना। डिसिप्लिनरी एक्शन ICAI लेती थी। बट जो क्राइसिस हुए उस पर्टिकुलर फेज में 2014 से 18 के बीच में, उसके बाद ये कर दिया गया दैट एक अलग से NFRA बना लेते हैं। और फिर NFRA बना दिया गया which independently audits and like independently tries to set the auditing standards and checks the auditing quality, ठीक है। It has a lot of powers, ठीक है। It can debar auditors for 10 years, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब वो कर पाती है। तो NFRA मतलब बढ़िया है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट एज वेल। देन कम्स माइक्रो फाइनेंस। अगर आप बात करोगे तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब माइक्रो फाइनेंस में क्या चीज ध्यान रखनी है? माइक्रो फाइनेंस तो बेसिक ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। Have you all seen it in PYQ? Has a question already appeared in microfinance in PYQ? Yes. अगर आप लोगों को याद होगा, उन्होंने बस पूछा था कि इनमें से क्या क्या एक्टिविटी माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड। बहुत बेसिक सवाल पूछा था, बेसिक ही सवाल आते हैं माइक्रो फाइनेंस से, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो अपने को माइक्रो फाइनेंस के बारे में बस बताना चाहिए कि लाइक बेसिकली स्मॉल लोन्स टू लो इनकम बोरोवर्स विद टिपिकली विदाउट कोलैटरल इज microfinance, ठीक है। In India there are a lot of microfinance institutions. There are NBFCs, some microfinance is given by banks, some microfinance is given by self help groups, ठीक है। तो बहुत सारा माइक्रोफाइनेंस इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। एंड क्या होता है अब इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं वैसे तो, जैसे माइक्रोफाइनेंस के कुछ कुछ थ्रेशोल्ड्स होते हैं। जैसे व्हाट क्वालिफाइज एज माइक्रोफाइनेंस? क्या आपको नंबर्स पता है? रूरल हाउस होल्ड के, अर्बन हाउस होल्ड के नंबर्स पता है? Do you all remember what qualifies as microfinance?
इट 3 लाख अगर आप बात करोगे तो दैट आई थिंक अब तो आई थिंक इट्स अ कॉमन इनकम लिमिट 3 लाख और लेस जो अगर एनुअल हाउस होल्ड इनकम है तो देन यू कैन क्वालिफाई इट एज माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। और जो टोटल इनडेटेडनेस होनी चाहिए बोरोवर्स की, दैट शुड नॉट बी क्रॉसिंग 1.25 lakhs, बट दिस लिमिट कीप्स ऑन चेंजिंग, आई नीड टू री वेरीफाई, बट ब्रॉडर जितना मुझे याद आ रहा है वो यही था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट which is क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में क्या पता है अपने को? व्हाट डू वी नो अबाउट इट? क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जैसे हमारे अभी हमने देखा था आईबीसी कोड, डज आईबीसी कोड एड्रेस क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एट दिस पॉइंट? जो हमारा आईबीसी है, डज इट एड्रेस क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी? इट डजंट, राइट? एट दिस पॉइंट उसके प्रोविजंस डाले हुए हैं बट इट इज नॉट एक्टिव। देयर आर प्रोविजंस बट इट इज नॉट एक्टिव, ठीक है ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। हम डालना चाह रहे हैं बट एट दिस पॉइंट इट इज नॉट एक्टिव, ठीक है। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का आइडिया भी मतलब कर रखा है बहुत पहले से, बट उसको भी प्रॉपर्ली अभी तक के आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आपको पता है? डू यू ऑल नो व्हाट इज अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? ए फ्रेमवर्क क्या होता है? क्या पता है आप लोगों को? बताओ। हाँ बेसिकली इट हाँ, जैसे हम नाम से ही समझ पा रहे होगे, इट्स एटोमोलॉजिकल आल्सो इस तरीके से, दैट वो ये क्या करता है ना, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीगेटर्स टेक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स लाइक योर योर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, योर बैंक अकाउंट, सेवरल बैंक अकाउंट्स एटसेट्रा, सब कुछ की इन्फो को एक जगह पे लाता है एंड इट गिव्स इन्फो टू द कस्टमर, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर्स पहले ज्यादा ना तो थे, but because obviously digitization hua and everything happened, so now they became like a separate entity in itself and are regulated by RBI, ठीक है। So बस ये होता है that they take data from various financial sources and एक जगह लाकर वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। they collate it all and they provide it to you, ठीक है। And all these account aggregators are classified as NBFCs, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये चीज हमें समझ आ गया। They are essentially, they are not supposed to really process data etc. They are just supposed to share, आपके पास अपना डेटा इजीली एक्सेसिबल हो, आप उसको एनालाइज कर सको, वो सबका उनका फंक्शन रहता है, ठीक है। बहुत सारी आ चुकी हैं ऐसी कंपनीज अभी तो, बट ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड वी मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज आई थिंक इसमें और क्या है, फैक्टरिंग बिजनेस। सो फैक्टरिंग के बारे में पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्टरिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्टरिंग? बताओ। ट्रेड रिसीवेबल्स और ये सबसे होता है बेसिकली, जब आप अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल किसी का ले लेते हो और किसी बिजनेस का ले लेते हो एक डिस्काउंट पे, और फिर बाद में उसे थर्ड पार्टी बैंक या उससे मतलब बेसिकली मनी रेज कर लेते हो, करेक्ट। इनवॉइस से मनी रेज वाला आइडिया है। थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व। एक होती है एमएसएमई जिनको पैसे मिलने हैं, ठीक है, वो इस ट्रेड रिसीवेबल को किसी कंपनी के पास ले जाते हैं और वो उनसे पैसे लेते हैं, फिर बैंक के पास ले जाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और नहीं, कंपनी से ले लेते हैं और फिर कंपनी बाद में बैंक से ले लेती है, ऐसा करके ट्राई एंगुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग बिजनेस, ठीक है ना। और फैक्टरिंग इंडिया में होती है कि नहीं होती? लाइक इज फैक्टरिंग अलाउड इन इंडिया? इज फैक्टरिंग अलाउड इन इंडिया? या है ना, करते भी हैं, ट्रेड स्वेड से भी होता है फैक्टरिंग, है ना। देयर इज अ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम व्हिच इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैक्टरिंग इन इंडिया, ठीक है। ये अपने को पता है एंड इट हेल्प्स it which type of businesses is this supposed to help the most? Which type of business is this supposed to help the most? MSMEs, right? MSMEs को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, फैक्टरी का आइडिया रखा गया है, ठीक है। ठीक है, we understand about this also. Then we move forward to the next part which is share market, ठीक है। शेयर मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, हमें पता है एग्जाम में भी आ चुका है पीवाईक्यू में। डू वी नो दैट मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हैज अपीयर्ड इन पीवाईक्यूज ऑलरेडी? लाइक इससे रिलेटेड सवाल कि व्हाट आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बारे में आ चुका है, राइट? वेरी गुड, ओके। सो व्हाट इज द मनी मार्केट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट? क्या फर्क आता है इनमें से? कौन लॉन्ग टर्म फंड के लिए होता है, कौन सा शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है? कौन सा 1 year एंड लेस के लिए होता है? विच वन इज 1 year लेस? Money is 1 year less, right? And maturity of, if a particular instrument has maturity of more than 1 year, then what is it? It is capital market, ठीक है। very good, we understand. which one of the, अब इसी से इसका consequence अगर आप ऐसे बस words बन दो तो क्या है? which one of these is more liquid? money market instruments are more liquid or capital market instruments? money market instruments are much more liquid, right? और
अब कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन द मनी मार्केट? हु ऑल आर पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट? कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट में? आर बैंक्स पार्टिसिपेंट्स? यस. आर इज आरबीआई a participant in money market? Yes. Is are primary dealers participant in money market? Primary dealers are also participants in money market. Are mutual funds participant in money market? Mutual funds are participant in money market. ठीक है. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स आर देयर. ठीक है, तो बहुत सारे. व्हाट अबाउट ये क्या कहते हैं, व्हाट अबाउट कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स बताओ. टेल मी कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स. व्हाट आर कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स? ट्रेड एक्सचेंजेस में होता है मोस्टली कॉर्पोरेट्स, एफआईआईज, एफडीआईज, दीज आर लार्जली द पार्टिसिपेंट्स, राइट. पब्लिक रिटेल भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, तो ये सारे होते हैं. ठीक है, तो ये अपने को ब्रॉडर आइडिया है. फिर इसके बाद अपने को पता है इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियर हैं. लाइक आर यू क्लियर अबाउट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? आर यू क्लियर ऑन दीज यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ. ठीक है, टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डब्ल्यूएमएस, ठीक है, सीपीज, प्रॉमिसरी नोट, सीडीज. ठीक है, बहुत सारे अपने पास रहते हैं. कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है, नोटिस मनी, कॉल मनी, ये सारे होते हैं. ठीक है, तो वील क्विकली सी थ्रू ऑल ऑफ दिस जल्दी जल्दी. सबसे पहले आ जाते हैं टी बिल्स में. आर वी क्लियर ऑन टी बिल्स? कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है? हु ऑल इशू टी बिल्स? कौन कर सकता है इशू टी बिल्स? ट्रेजरी बिल्स कंट्री में कौन इशू कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, है ना. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया. ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कितनी मैच्योरिटीज के आते हैं ट्रेजरी बिल्स? 3 मैच्योरिटी के आते हैं. कौन कौन से मैच्योरिटी के? 91 डे, 182 डे, 364 डे के. ठीक है, इज इट ट्रू दैट ट्रेजरी बिल्स डू नॉट हैव, they do not pay any interest? Are they zero coupon bonds? Yes, they don't pay any interest. ठीक है, ये अपने को पता है. And they are issue, is it also true that they are issued at a discount? Is it true that they are issued at a discount? Yes, they are issued at a discount. ठीक है, okay. Are they called gilt edged instruments? Are they called gilt edged instruments? If yes, why? If yes, why are they called gilt edged instruments? Because because they are very safe, है ना. Because they have a government backing and they are the most safe security, security instruments, etc. So that is the idea. ठीक है, what about cash management bills? What are cash management bills? बताओ, इनके बारे में क्या पता है? They have maturity कितनी? कैश मैनेजमेंट बिल्स टी बिल से कम, बेसिकली ट्रेजरी बिल से भी कम के लिए अगर कोई बिल आ रहा है तो दैट इज सीएमबी, है ना. तो 91 डे से कम के होते हैं. ठीक है, क्या हमें पता है, ये होते हैं वेरी शॉर्ट टर्म. अगर आप एक तरीके के ट्रेजरी बिल कहोगे तो उनको कैश मैनेजमेंट बिल कहोगे. ठीक है, तो टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैच को डील करने के लिए सीएमबी से एक तरीका होता है. ठीक है, फिर अब ये बताओ, लाइक इनके फीचर्स कैसे रहते हैं? आर दे इशूड एट अ डिस्काउंट? आर दे इशूड एट अ डिस्काउंट? डू दे प्रोवाइड जीरो कूपन? Are they issued at a discount and do they provide zero coupon? Yes. ठीक है, the same features that apply to T bills apply to cash management bills as well. ठीक है, they are same. फिर but are they like regularly issued? No, है ना. Are they regularly issued by the government? No, right? Because it's a emergency thing, so they're not regularly issued. अगर जरूरत पड़ेगी तो होगा, only in mismatches, and that too in mismatches they go for other things first, like as you must be knowing, हम आगे भी देखेंगे, जैसे वेज एंड मीन्स एडवांसेस है. तो ये सब हम इनके पास बहुत सारे तरीके रहते हैं. तो कैश मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू विल वेरी रेयरली सी द गवर्नमेंट यूजिंग रियली. ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता. ठीक है, इसके बाद आता है द वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, व्हाट ऑल डू वी नो अबाउट वेज एंड मीन्स एडवांसेस? क्या होता है डब्ल्यूएमए? These are temporary loans by the RBI to the government of India Act, to the government. ठीक है, and again for short term mismatches. ठीक है, for short term mismatches. And इसमें क्या क्या चीज होती है? What is the rate at which the money is given? It is issued at repo. ठीक है, and what if there is an overdraft? If there is an overdraft, then what is the interest rate? Repo plus 2, है ना. If there is an overdraft, then the interest rate is repo plus 2. And क्या ways and means advances available to both center and state governments? Is ways and means advances available to both center and state governments? Yes, it is available to both center and state governments. ठीक है, ये अपने को ब्रॉडर आइडिया कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए.
और फिर क्या बताना चाहिए? Is it a source of financing for the government? Is it a source for financing of the government? Like, do we consider it standard source of financing? No, है ना? It's not a standard source of deficit financing, right? You should be very clear of that. ठीक है? What are some sources of deficit financing for the government? What are sources of deficit financing for the government? अगर टेस्ट 2 नहीं दिया तो टेस्ट 2 दोगे तो और समझ आ जाएगा, ठीक है? टेस्ट 2 दे लेना। ओके, वेरी गुड। तो अपने को ये समझ आता है, ठीक है? जो लिमिट्स होती हैं ये रेगुलरली आपको पता होगा, जैसे हर आधे साल में न्यूज आती है, 6 महीने के बाद न्यूज आती है दैट आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैव कम टुगेदर टू डिसाइड ऑन डब्ल्यूएमए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। हर हाफ ईयरली डिसाइड किया जाता है कि क्या लिमिट्स रहेंगी, क्या ओवरड्राफ्ट रहेगा, क्या वो रहेगा, मतलब ब्रॉडर आइडिया डिस्कस कर लिया जाता है, ठीक है? ठीक है, आई थिंक वी अंडरस्टैंड। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज कमर्शियल पेपर। तो बताओ सीपी क्या है, क्या पता होता है? व्हाट डू वी नो अबाउट कमर्शियल पेपर? व्हाट डू वी नो अबाउट कमर्शियल पेपर? तो कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होता है। इज इट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? इज सीपी अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड? इट इज अनसिक्योर्ड, ठीक है? तो अनसिक्योर्ड है ये पता होना चाहिए। मेच्योरिटी 7 days to 1 year की होती है, ठीक है? कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, एआईएफआईज कोई भी कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकता है। इज इट ट्रू दैट दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट? इज इट ट्रू दैट दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट? या दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है? And what is the minimum denomination for commercial paper in India? What is the minimum denomination for commercial paper in India? What is the minimum denomination for commercial paper in India? बताओ। It's 5 lakh, ठीक है? The minimum denomination for commercial paper in India is 5 lakhs, ठीक है? Then we see the next thing which is yes, फिर इसके बाद क्या होता है कि फॉर अच्छे कॉर्पोरेट्स जिनकी रेटिंग अच्छी है एक्सेट्रा, इट कैन बी समटाइम्स चीपर देन टेकिंग अ बैंक लोन। सो समटाइम्स कंपनीज गो फॉर कमर्शियल पेपर्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बैंक लोन्स, ठीक है? तो ये चीज हमें समझ आ गई। द मेन इशू कम्स अगर आप बहुत सीपी इशू करते हो तो वो असेट लाइबिलिटी मिसमैच ओवर अ लॉन्गर टर्म बना सकता है, बिकॉज आपके पास लाइक यू नो बहुत शॉर्ट टर्म वाले लोन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, विच आइडियली इज कंसिडर्ड रॉन्ग, राइट? आपको पता होगा like it is always considered better if you have loans जो long term में mature हो रहे हो। बहुत short term में mature होने वाले risky कहे जाते हैं, ठीक है? we understand about that as well. Then comes next which is promissory note. promissory note के साथ क्या चीज है? promissory note के बारे में हमें क्या क्या पता है? what all do we know about P notes? and these are different from participatory notes, तो वो हम बाद में करेंगे, but promissory notes के बारे में क्या पता है? ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा तो वैसे पता नहीं रखना है, ठीक है ना? सीपीज आर टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट। आई थिंक यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट्स ही डला होना चाहिए था। पार्टिसिपेटरी नोट्स का क्या सिचुएशन रहता है? पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में क्या क्या पता है, बताओ? पी नोट्स के बारे में, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में क्या पता है? अनोनिमसली अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हो तो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, बट पार्टिसिपेटरी नोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ मनी मार्केट, राइट? दे आर नॉट पार्ट ऑफ मनी मार्केट। आई थिंक दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ओनली, दे आर नॉट रियली मनी मार्केट। आई थिंक इतना जल्दी वो भी नहीं होते, तो यहाँ पे तो आई थिंक प्रोमिसरी नोट ही होगा। देन कम्स नेक्स्ट विच इज सीडी, कॉर्पोरेट क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ऑल्सो इन द न्यूज। व्हाट ऑल डू वी नो अबाउट सीडी? बताओ क्या क्या पता है अपने को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में? पता होना चाहिए कि बैंक्स इशू करते हैं और बाकी कुछ फाइनेंशियल जो वो हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वो ऐसे इशू कर सकते हैं, ठीक है? दे आर इनकी मेच्योरिटी भाई 7 days to 1 year की होती है इन जनरल, ठीक है? बहुत ज्यादा लंबे टर्म के लिए नहीं होते ये, ठीक है? एंड और क्या चीज होती है? मिनिमम डिनोमिनेशन कितनी है अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना है? तो मिनिमम डिनोमिनेशन कितनी है? हाँ, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। मिनिमम कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख होता है एज फार एज आई recall. Please check if that is not correct. Minimum denomination I think 1 lakh होती है. It is also issued at a discount, ठीक है? And वही because it's a negotiable instrument, then it is freely transferable as well by endorsement or delivery, ठीक है? तो ये सब हमें broader idea हमें याद रहेगा, बहुत ज्यादा इशू है नहीं। सर्टिफिकेट डिपॉजिट तक हम समझते हैं, ठीक है? एंड बैंक्स कभी कभी जब लाइक डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं ऐसे, तो सीडीज का यूज करते हैं फॉर यू नो रेजिंग मोर मनी, ठीक है? देन वी मूव फॉरवर्ड टू कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। ये सब हमें समझ आता है, ये तो हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था। रेपो भी हमें समझ आता है। आर वी हैविंग एनी डाउट्स ऑन कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो एटसेट्रा, और आर वी क्लियर ऑन ऑल ऑफ इट? आई थिंक वी आर क्लियर ऑन ऑल ऑफ इट, सो विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है?
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हमें पता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली लॉन्ग टर्म, हाँ 1 लाख ही है, करेक्ट, ठीक है ना, 1 लाख है। फिर इसके बाद आता है आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योरिटी दैट दे इशू? व्हेन स्टेट गवर्नमेंट्स इशू देयर सिक्योरिटीज सो देन दे आर कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs, राइट? ठीक है, अब अपने को पता है। अच्छा, डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है? व्हाट इज अ डेटेड सिक्योरिटी? डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है? जिसकी मैच्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी किससे ज्यादा होती है? 5 years प्लस होती है जनरली डेटेड सिक्योरिटी की मैच्योरिटी, ठीक है ना, 5 years प्लस, इट गोज ऑन टिल अबाउट 40 years, ठीक है। आप एंड ये चीज होती है, फायदा यही होता है दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री होती है, ठीक है। एंड व्हाट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग? व्हाट इज NDSOM? व्हाट इज NDSOM? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, बताओ क्या है ये? सुना होगा इसके बारे में, PYQ करें तो किसी को तो पता ही होगा फिर नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग के बारे में। करें किसी ने PYQ? RBI थोड़ी है, ई कुबेर थोड़ी है, प्राइमरी मार्केट थोड़ी है, सेकेंडरी मार्केट थोड़ी है क्या? नहीं नहीं, मतलब मेन है क्या? व्हाट इज NDSOM? हाँ इट इज द, हाँ इट इज द मार्केट फॉर जी सेक। तो मतलब थोड़ा क्लियर तो लिखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग सेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है, NDSOM, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो जाएगा, लाइक प्राइमरी भी अलाउड है अभी तो रिटेल वाले भी कर लेते हैं, सेकेंडरी भी हो जाता है, ठीक है। तो वही है, ट्रेड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैपेंस ऑन NDSOM। आर वी क्लियर? डू वी नो दैट? हाँ तो मतलब थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा क्लियर रखा करो, एक ने भी मतलब शुरू से पता नहीं क्या क्या कहानी बोलती, ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके बाद ये चीज हमें पता होती है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेटलमेंट करने वाली बॉडी का नाम क्या है? विच बॉडी सेटल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग इन इंडिया? लाइक कौन करता है सेटलमेंट? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेटलमेंट कौन करता है? इट इज CCIL, इट इज CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये हमें पता है। फिर हमें और क्या पता है? फिर ठीक है, अगर हमें इतना पता है तो बहुत पता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट विच इज सॉवरेन बॉन्ड्स। डू वी नो अबाउट सॉवरेन बॉन्ड्स? क्या हमें पता है सॉवरेन बॉन्ड्स क्या होती हैं? ये बेसिकली गवर्नमेंट इशूड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कई तरह की बॉन्ड्स आ सकते हैं, जैसे हम कौन सी सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं आजकल, कौन सी बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड की न्यूज ज्यादा रहती है? द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, है ना, सॉवरेन ग्रीन एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इशूड ही बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, ग्रीन और गोल्ड बॉन्ड के, बट आपको थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया अगर हो इनके बारे में तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी याद हो तो कोई ज्यादा इशू तो है नहीं, बट अपन नीचे आएगा तो अपन देख ही लेंगे उनको, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट विच इज शेयर्स। तो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अब 3 है इसके बाद, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। क्या हमें ये क्लियर है? अभी तो ये PYQ में आ गया। डू यू नो दैट शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स हैज अपीयर्ड इन प्रीलिम्स PYQs and did it also come in 2025 pre bond holders and ये सब? yes, तो I think आपको फिर ये क्लियर है, you are clear on all of these? Are we clear on the concepts of shares and bonds and debentures? बोल दो yes, अगर yes तो we move forward, ठीक है। बहुत ज्यादा हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, अगर आपको नहीं आता है तो आना चाहिए, ठीक है। इनके कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, पता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में फर्क पता है? व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर? व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर? व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर? इट गेट्स प्रायोरिटी, हाँ वही प्रेफरेंस लिखा है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होता है यू विल गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर इन लिक्विडेशन, बट यू विल जनरली नॉट गेट द वोटिंग राइट, है ना, यू विल नॉट गेट द वोटिंग राइट, यू विल गेट प्रायोरिटी व्हेन द कंपनी इज गेटिंग लिक्विडेटेड, बट आपको दिक्कत ये है कि आपको वोटिंग की ज्यादा पावर नहीं होती, ठीक है। दैट इज अ ब्रॉडर आइडिया, ठीक है। तो वी अंडरस्टैंड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में मेजर फर्क क्या होता है? जैसे अगर आप बात करोगे कि इनमें से कौन, किसमें रिस्क ज्यादा होता है, बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में? विच हैज अ हायर रिस्क इन जनरल? डिबेंचर हैज अ हायर रिस्क, राइट, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में जनरली कन्वर्टेबल कौन सा होता है? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कन्वर्टेबल कौन सा होता है? डिबेंचर्स, है ना। इट कैन बी ऑफ नॉन कन्वर्टेबल टाइप एज वेल, बट इट अ लॉट ऑफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल एज वेल, राइट, तो वी अंडरस्टैंड दैट एज वेल, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बाकी तो
वो सब कोई दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है? तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड स्टेट गवर्नमेंट्स मेंटेन करती हैं। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड स्टेट गवर्नमेंट्स मेंटेन करती हैं। एंड ये क्यों करते हैं कि जो इतने सारे डेट ऑब्लिगेशंस आ रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा आपको चाहिए रहता है कि अगर इन केस डेट लोन मीट ना हो पाए, कोई इशू आ जाए, तो इस सिंकिंग फंड का यूज करा जा सकता है। हु मैनेजेस द कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स? Who manages the consolidated state sinking fund for state governments? It is the RBI. It is the RBI which manages the consolidated sinking fund for state governments. ठीक है, we understand that as well, I guess. ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक्स्ट्रा, हमने यहाँ तक के देख लिया कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, बताओ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में क्या क्या पता है? व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? कौन इशू करता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? आरबीआई इशू करता है या गवर्नमेंट करती है? आरबीआई इशू करती है कि गवर्नमेंट करती है? गेस करो। तो आरबीआई सेल करती है, बट इशू तो गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना? इट इज अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सो इट इज इशूड बाय द सॉवरेन, बट आरबीआई सेल्स इट। इट्स द आरबीआई इज द प्लेटफॉर्म थ्रू व्हिच इज सोल्ड, ठीक है ना? इट इज सोल्ड बाय आरबीआई। अच्छा, फिर उसके बाद मिनिमम मिनिमम कितना होता है सोवरेन? हाँ, मतलब अभी तो ये चल रहा है कि थोड़ा डिसकंटिन्यू टाइप का है, बहुत ज्यादा इसमें बारे में जानकारी की उतनी जरूरत है नहीं, बट स्टिल ठीक है, देख लेंगे। मतलब रफ आइडिया पता होना चाहिए, 2.5% इंटरेस्ट का है, 8 years का टेनोर होता है, थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हो। बट बिकॉज इट इज नॉट हैज नॉट वर्कड आउट सो वेल, तो इसे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू इट, ठीक है ना? तो ये वाली चीज रही है, बिकॉज इट वॉजंट वर्किंग आउट सो वेल फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, तो ज्यादा नहीं करते, रफी पे रखते हैं इसको। मसाला बॉन्ड पता है हमें? डू वी नो अबाउट मसाला बॉन्ड? आर वी क्लियर ऑन मसाला बॉन्ड? ठीक है, वेरी गुड। आर क्या होता है मसाला बॉन्ड, बता दो जल्दी से, एक लाइन में बता दो। रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन, इनमें करेंसी रिस्क कौन ले रहा है? हु इज टेकिंग द करेंसी रिस्क इन अ मसाला बॉन्ड? द इन्वेस्टर इज टेकिंग द करेंसी रिस्क इन अ मसाला बॉन्ड, राइट? वी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ओके, वेरी गुड। एंड फर्स्ट मसाला बॉन्ड कब इशू हुआ था? किसने इशू किया था? फर्स्ट मसाला बॉन्ड किसने इशू किया था? आईएफसी ने करा था, आईएफसी ने, ठीक है, आईएफसी ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने, विच इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, है ना? इट इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, इन 2014, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट एज वेल। देन हमें पता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में भी पता है, हमें ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में पता है। लाइक डू वी नो अबाउट ऑल ऑफ दीज बॉन्ड्स जो यहाँ पे लिखी हुई है? म्यूनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, इन पे सवाल आने के ज्यादा, मतलब ऑनेस्टली बहुत ज्यादा चांस नहीं है। अगर आएगा तो इतना बेसिक होगा दैट यू विल बी एबल टू गेट इट राइट। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, ये भी सोशल इम्पैक्ट के लिए होती हैं, ठीक है। इनके बारे में भी बात मतलब इसलिए हो रही है बिकॉज अगेन सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स एनजीओ सेक्शन 8 कंपनीज के लिए अच्छी होती हैं, है ना? some they can get money, they can raise money for activities of social impact, ठीक है। तो we understand all of that as well, ठीक है। टी बिल हमने कवर कर लिया, डेटा सिक्योरिटीज हमने कवर कर लिया, जी सैक हमें पता है, तो ये वाली चीजें हमने ब्रॉडली कवर कर ली, इसमें तो कुछ ज्यादा और ज्यादा इशू है नहीं। पर इन्हीं में टाइप के टाइप्स भी होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स होता है, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ जी सेक्स पता है ना? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ जी सेक्स? ठीक है, ये सारे होती हैं। फिक्स्ड रेट बॉन्ड होती है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होती है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड होती है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होती है, जीरो कूपन बॉन्ड्स होती हैं, और स्ट्रिप्स होती है, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। इनके डिटेल्स में विल नॉट गो बिकॉज सेपरेट क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट, बट कम से कम आपको ये पता होना चाहिए दैट ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ देम, मे बी यू शुड रीड अबाउट देम। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे एक बार सवाल आया था, वर यू लाइक हैव यू सीन इट? डज एनीबॉडी अमॉन्ग्स्ट यू रिकॉल इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स? इन पे एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी एक सवाल आ चुका है वैसे तो, उन्होंने पूछा था। तो ब्रॉडर आइडिया रख लेना इन सारे टॉपिक्स पे, एक बार चेक कर लेना इन केस अगर आपको ना पता हो तो। मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार रिव्यू कर लेना जो भी हमने बोला। उसके बाद टी बिल्स हमें पता है, हमने अभी कवर कर लिया। डेटेड सिक्योरिटीज हमें पता है, हमने वो भी कवर कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमने ये भी कवर कर लिया, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी, ठीक है ना? It acts as a central counterparty. When we say it acts as a central counterparty, what do we mean? जब हम कहते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया acts as a central counterparty, what does it mean? It reduces settlement risk, है ना? It reduces settlement risk by being the party
who sees, who checks and reviews, ensures कि settlement हो गई है, mediator है, हाँ, exactly, it's a mediator which reviews and guarantees that हाँ this settlement has gotten done with, ठीक है, so it reduces settlement risk, ठीक है, we understand that as well. Then इसके बाद हम आते हैं आगे, ठीक है, तो हमने ये कर लिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. देन कम्स रिटेल डायरेक्ट स्कीम. तो डू वी अंडरस्टैंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम? have we heard of the retail direct scheme? Is retail direct scheme a PYQ? Is RBI's retail direct scheme a PYQ? Yes. क्या फर्क आया? What changed with the retail direct scheme? Before RDS, what was not possible and what became possible after this? बताओ 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 बताओ. So basically the retail investors were not, earlier they were not allowed to directly invest in government securities, but that changed with the RBI's retail direct scheme, ठीक है. And this scheme functions through which portal? हमने अभी discuss किया था. Which portal is there through which retail investors can buy government securities? They do it through the NDSOM. ठीक है ना. NDSOM से करते हैं. E-Kuber ना ब्रॉडर RBI का वो है, क्या उसे कहते हो आप, व्हाट इज दैट, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, CBS, ठीक है. उसमें सब कुछ आता है, बट स्पेसिफिक पोर्टल दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट इज NDSOM, ठीक है ना. E-Kuber के अंदर सब आता है. RBI जो करवाता है, जैसे जो भी बैंक्स के सारे फंक्शंस वो हैंडल कर रहा है, वो E-Kuber के CBS से ही वर्क कर रहा है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द प्लेटफॉर्म ऑन विच इट वर्क्स, ठीक है. उसका एक कोर सेपरेट पार्ट है NDSOM, दैट इज वेयर द एक्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, ठीक है. तो E-Kuber जब आप कह रहे हो तो बहुत बड़े CBS की बात कर रहे हो, सुपर सेट की बात कर रहे हो, ठीक है. इसके बाद आता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. डू वी नो अबाउट ड्राफ्ट DRHP? हैव यू हर्ड ऑफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? हैव यू हर्ड ऑफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? क्या होते हैं ये? IPO के बारे में आपको पता है? आर यू क्लियर अबाउट IPO? IPO के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है. IPO क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में आता है, सेकेंडरी मार्केट में आता है? IPO प्राइमरी मार्केट के लिए आता है ना, लार्जली IPO उसमें आता है, एंड फ्रेश कैपिटल इशू करने के लिए होता है, ठीक है. फिर एक होता है IPO और एक होता है डायरेक्ट लिस्टिंग. क्या फर्क होता है IPO और डायरेक्ट लिस्टिंग में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPO एंड डायरेक्ट लिस्टिंग? क्या डायरेक्ट लिस्टिंग में भी फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं? क्या डायरेक्ट लिस्टिंग में भी फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं? नहीं, डायरेक्ट लिस्टिंग में फ्रेश शेयर्स इशू नहीं होते हैं, ठीक है. फिर फिर इसके बाद क्या, मतलब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए. प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है? लाइक इन केस ऑफ IPO प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है? बुक बिल्डिंग इज द वे IPO की प्राइस डिस्कवरी करी जाती है. बुक बिल्डिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच IPO की प्राइस डिस्कवरी करी जाती है, ठीक है ना. एंड जबकि अगर आप बात करोगे डायरेक्ट लिस्टिंग की, तो डायरेक्ट लिस्टिंग बुक बिल्डिंग के थ्रू नहीं करी जाती, वो सीधे सीधे मार्केट मूवमेंट से डिसाइड होती है, ठीक है ना. मार्केट मूवमेंट से डिसाइड होती है हमारी डायरेक्ट लिस्टिंग वाली, ठीक है. फिर इसके बाद और क्या बताना चाहिए? और तो चलो ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं घुसेंगे, ब्रॉडर आइडिया रखेंगे. पर अपने को बताना चाहिए कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अब किसको सबमिट किया जाता है? whom would a draft red herring prospectus be submitted by companies जो पब्लिक करना चाहती हैं खुद को, या फिर शेयर मार्केट में आना चाहती हैं? इट इज सेबी, ठीक है. वेरी गुड, दैट यू हैव टू नो. क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन? What information is not required to be given and not given by most of the companies? They give most of the information, financials and everything they tell. What do they not tell in the draft red herring prospectus? बताओ. Basically, price of the shares and number of shares to be issued. These two are not told in the draft red herring prospectus. ठीक है. It is not disclosed कि कितने प्राइस रहेगा of the shares and कितना number of shares will be issued. ठीक है. ये चीज होती है, ठीक है. जब वो अप्रूव हो जाता है, when it gets approved by the SEBI, then what is it called? A DRHP approved by SEBI is called what? Red herring prospectus. The draft word goes because it has been verified, it has been approved. ठीक है, ये चीज आपको समझ आती है. वेरी गुड. फिर we move forward, we move to the next topic, which is the
which is the next one, which is anchor investors. So anchor investors के बारे में क्या क्या पता रखना है? Anchor investors के बारे में क्या क्या पता रखना है? What is an anchor investor? What is an anchor investor? तो जब आईपीओ के लिए पब्लिक के लिए करने जा रहे होते हैं, अब मतलब किसी कंपनी को पब्लिक कर रहे होते हैं, उससे पहले बिफोर लिस्टिंग, अ डे बिफोर लिस्टिंग, देयर आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs. They invest in that particular company. These are anchor investors. They are the ones who are leading the investment process. That is why they are called anchor investors. ठीक है? So they invest in the IPO a day before it becomes open to the public. ठीक है? That is what you have to be clear about. What is the minimum amount that you need to be an anchor investor? कम से कम कितना करना होता है? 10 करोड़, 10 करोड़. ठीक है? फिर ये चीज आपको बतानी चाहिए. ठीक है? अब अच्छा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं. आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दैट QIBs और रिटेल इन्वेस्टर्स डिफरेंट ही कैटेगरी होते हैं? Yes, right. So retail investors would never qualify as a QIBs. QIBs are institutional investors. ठीक है ना? Very good. फिर ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ गई. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अगला, which is the next topic, which is IPO versus direct. ये तो हमने कवर कर लिया. Venture capitalists. Venture capitalists क्या होते हैं? What are venture capitalists? Who are venture capitalists? बताओ. एक venture capitalist क्या होता है? Who puts money into new companies, early stage companies. ठीक है, early stage companies में जो पैसा डालते हैं, and ये पब्लिक वाली चीज नहीं उसमें. लाइक इट इज नॉट नेसेसरी, जैसे अभी तक ऊपर वाले में पब्लिक वाली चीज थी, बट नीचे वाले में मतलब वेंचर कैपिटल में जरूरी नहीं है दैट द कंपनी इज नेसेसरीली जस्ट गोइंग टू गो पब्लिक वेरी सून. एंकर इन्वेस्टर्स पब्लिक होने वाली कंपनी में एकदम पहला पैसे डालते हैं, जस्ट पहले पैसा डालते हैं. बट ये होते हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में जो मनी डालते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेंचर कैपिटलिस्ट. ठीक है. एंड हु रेगुलेट्स वेंचर कैपिटल इन इंडिया? Who regulates, which or body regulates venture capital in India? SEBI regulates them. ठीक है, SEBI regulates them. And is it true that they are considered alternative investment funds? Is venture capital an alternative investment fund? Yes, it is an alternative investment fund. ठीक है, we know about that. आपने तो मतलब देखा होगा, इनके बारे में न्यूज़ तो चलती रहती है सारी, है ना? सीरीज A राउंड, सीरीज B राउंड, सीरीज C राउंड. इनमें कंपनीज, बड़े बड़े स्टार्टअप्स का आता रहता है कि इतना इतना पैसा उनको मिल गया. अर्ली स्टार्टअप्स को मिलता रहता है, दे हैव गॉटन सम मनी विद ऑल ऑफ दीज सीरीज फंडिंग्स. ठीक है, वी हियर अबाउट सो मेनी कंपनीज आल्सो. सिकोया, वी कीप ऑन हियरिंग अबाउट एक्सेल एटसेट्रा. तो ये सारे हमारे होते हैं वेंचर कैपिटल. ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट. देन कम्स नेक्स्ट, which is depository receipt. Do we know about depository receipt? क्या होता है depository receipts? What are depository receipts? These are negotiable financial instruments. ठीक है, अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, व्हेन वी से इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, तो इसका मतलब क्या है? What does it mean? If we say Indian depository receipt, तो पैसा कौन रेज कर रहा है? Are Indian companies raising the money when Indian depository receipts is written, or foreign companies? Foreign companies are raising money. ठीक है, from India. ठीक है, that is called Indian depository receipt. And when we say global depository receipt, तो फिर क्या मतलब होता है? When we say global depository receipt, तो उसका क्या मतलब होता है? When who मतलब can Indian companies raise money through global depository receipt? Can Indian companies raise money through global depository receipts? Yes, है ना? तो ये चीज अपने को पता है. ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. और अब देखो, फिर एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स भी होते हैं. तो जो अब अगर आपको यूएस से, पर्टिकुलरली यूएस से अगर पैसे निकालने हैं, तो देन दे विल बी कंसिडर्ड एज, यूएस के मार्केट से अगर उठा रहे हो तो दे विल बी कंसिडर्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. ठीक है, तो हम समझते हैं ये सारी चीजें. ठीक है, वेरी गुड. तो ये चीज हमारी हो गई. इसके अलावा हमें और क्या बताना चाहिए? बस लार्जली अगर इतना भी बताया तो आई थिंक ये वाला तो चल है. इसके बाद आता है नेक्स्ट, विच इज सेबी. ठीक है, सेबी के बारे में आ गया. अब सेबी के बारे में हमें पता है, when was SEBI set up? Is it a statutory body? Is SEBI a statutory body? It is a statutory body. ठीक है, it was established in 1988. statutory बनी थी 1992 में. हेडक्वार्टर्स तो SEBI के पता ही होंगे. Do you know where are the headquarters of SEBI located?
बॉम्बे, ठीक है ना, दे आर इन बॉम्बे. एंड what all मार्केट पार्टिसिपेंट्स डज सेबी रेगुलेट, कौन किन किन को रेगुलेट करता है? जैसे आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंजेस को, म्यूचुअल फंड्स को, ब्रोकर्स को, मर्चेंट ब्रोकर्स को, एटसेट्रा को, एआईएफ्स को, आरईआईटीज को, इनविट्स को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, ठीक है, ये सारे को सेबी रेगुलेट करता है. करेक्ट 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 रवि, ठीक है. तो ये सारे के सारे हमारे हो गए क्या कहते हैं, जिनको रेगुलेट कर रहा है सेबी, ठीक है. व्हाट ऑल फंक्शंस डज इट हैव? तो सारे टाइप के फंक्शन है. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो गया, मार्केट डेवलपमेंट हो गया, रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज हो गया, ठीक है. Does SEBI have quasi judicial powers? Does SEBI have quasi judicial powers? Yes, it has quasi judicial powers as well. And जो भी चीज है, अगर अगर आपने किसी सेबी का ऑर्डर कहाँ अपील में जाता है? सेबीज ऑर्डर गोज टू विच पर्टिकुलर बॉडी? सुप्रीम कोर्ट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. वेरी गुड, इट गोज टू सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है. गुड, सो वी अंडरस्टैंड दैट एज वेल. फिर आता है नेक्स्ट विच इज कमोडिटी मार्केट, है ना. तो अब हम आ जाते हैं कमोडिटी मार्केट में. कमोडिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है कंट्री में? हु रेगुलेट्स कमोडिटी मार्केट इन इंडिया? सेबी रेगुलेट्स द कमोडिटी मार्केट एज वेल, ठीक है. अपने को ये चीज पता होनी चाहिए. देयर आर सेवरल, लाइक इससे पहले, लाइक कब कब से पहले, सिंस अंटिल व्हेन वाज द कमोडिटी मार्केट्स रेगुलेटेड सेपरेटली? Until 2015, until 2015 there was a separate regulator, ठीक है ना, which was Forwards Market Commission, ठीक है ना. This FMC used to regulate क्या कहते हैं, commodity market, but then it was changed and now it is merged with SEBI and now SEBI regulates the commodity market as well, ठीक है. फिर इसके बाद हमें और क्या बताना चाहिए? कमोडिटीज हमें पता ही है, कमोडिटी ट्रेडिंग और ये सब बहुत बेसिक चीज है, इसमें हम ज्यादा घुसेंगे नहीं. आरईआईटी, इनविट, डू वी अंडरस्टैंड अबाउट आरईआईटी एंड इनविट? क्या हमें समझ आता है? व्हाट इज आरईआईटी, व्हाट इज इनविट? दीज आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड ये भी वैसे ही है. दूसरा वाला रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अब इन दोनों का फायदा क्या होता है? आप ऐसे ट्रस्ट इसे रखते हो कि थोड़ा लाइक एक हाई अमाउंट आप इनमें डालते हो, जिसके बाद आपको इसमें से पैसे मिल सकते हैं. इट्स जस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एसेंशियली. यू जस्ट, देयर आर ट्रस्ट बिल्ट, दे पूल मनी फ्रॉम सेवरल इन्वेस्टर्स एंड दे ट्राई टू गिव यू गुड रिटर्न्स आउट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आउट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है. तो ये दोनों को भी रेगुलेट कौन कर रहा है? आरईआईटी और इसको, इनविट को. इवन इफ यू हैव नॉट रेड, अगर आप इनको पढ़े नहीं रहोगे, एग्जाम में लिखा रहेगा मान लो कि इनविट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, वुड यू कंसीडर दैट एज करेक्ट? वुड यू कंसीडर इट एज करेक्ट? नो, राइट. आपको समझ आ रहा है क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट, है ना. एंड ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के और ऐसी सारी चीजें कौन रेगुलेट कर रहा है? इट इज सेबी ओनली, ठीक है. सो वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल्सो. फिर इसके कुछ कुछ मतलब और भी कई चीजें होती हैं, जैसे यू नो क्राइटेरिया रहते हैं. जैसे अगर आप आरईआईटी की बात करोगे तो आरईआईटी में रहता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ओवरऑल कैश फ्लो है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका 90% कम से कम आपको डिविडेंड्स के रूप में आरईआईटीज आर सपोज टू गिव बैक टू द इन्वेस्टर्स. बट ऑल ऑफ दीज क्राइटेरिया आर टू टेक्निकल फॉर यूपीएससी, तो वी वुड नॉट बी गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल अबाउट इट. बट स्टिल ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशंस रहती हैं, ठीक है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंडीशंस भी रहती हैं कि कितना कितना मिनिमम पैसा आपको आरईआईटी में एक बार में डालना होगा. लाइक नॉट एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन आरईआईटी, लाइक देयर आर मिनिमम अमाउंट सेट, ठीक है ना. कितने भी अमाउंट से नहीं कर सकते आप, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको समझ आती हैं. फिर आता है म्यूचुअल फंड्स. डू वी अंडरस्टैंड अबाउट म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स को ऐसे लाइक इवन न्यूज लैंग्वेज में और ऐसे और क्या क्या कहा जाता है? व्हाट इज अनदर टर्म फॉर म्यूचुअल फंड्स? What is another term for mutual funds? Asset management companies आपने सुना होगा. AMCs, like बहुत ज्यादा बार भी यूज होता है as a another alternative term for mutual funds, ठीक है. फिर आप लोगों को पता है, ठीक है. इसके बाद कौन रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को? हु रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? हमने अभी देखा, ये भी सेबी कर रहा है रेगुलेट, ठीक है. ये भी सेबी रेगुलेट करता है. और इसके बहुत ज्यादा आपको डिटेल ऑनेस्टली नहीं चाहिए, ठीक है ना. म्यूचुअल फंड्स के बारे में सेपरेट क्वेश्चंस इस पे बहुत ज्यादा नहीं आने के चांस है. बस ब्रॉडर आइडिया आपको म्यूचुअल फंड का समझ आता होगा कि अगेन दे बेसिकली टेक मनी फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, several investors, and they invest into various stocks and shares, and they like just promise you a stable return. risk कम करके वो आपको एक प्रॉमिस करते हैं एक स्टेबल रिटर्न, ठीक है ना. ये वाला ब्रॉडर आइडिया होता है, ठीक है. वी अंडरस्टैंड दैट इज वेल.
देन आता है आगे विच इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मेजरली और भी होते हैं, पर वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, प्राइवेट एक्विटी फंड, हेज फंड, ये 4 हमारे एआईएफ होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें क्या क्या पता है, जैसे कैटेगरी 1 एआईएफ होते हैं, मतलब बेसिकली सेबी ने कितनी कैटेगरीज में और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को क्लासिफाई किया है, कितनी कैटेगरीज में किया है, 3 कैटेगरीज में किया है, ठीक है। देयर इज वन कैटेगरी 1, देयर इज वन कैटेगरी 2 एंड देयर इज वन कैटेगरी 3, ठीक है। जो कैटेगरी 1 होता है वो कौन से वाले होते हैं, वो होते हैं फंड्स जिनका सबसे ज्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रा फंड, एंजल फंड, एसएमई फंड्स एटसेट्रा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ज्यादा कंसेशन देती है, इनमें गवर्नमेंट ज्यादा इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। A lot of these category 1 AIFs invest in startups, ठीक है, early stage startups, they invest in social enterprises, they invest in infra etc. What about category 2? कैटेगरी 2 का ऐसा है कि जो भी कैटेगरी 1 और 3 में नहीं होता है उसको कैटेगरी 2 में मानते हैं, दैट इज अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ कैटेगरी 2 एआईएफ्स, ठीक है। इनमें जो कुछ मेन वाले हैं वो हैं प्राइवेट एक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, ठीक है, फंड ऑफ फंड्स, ये सारे मेन होते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 में। एंड एआईएफ 3 जो कैटेगरी होती है उसमें कौन से होते हैं, जिनका सबसे डिफिकल्ट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी होता है मैनेज करने का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेज फंड, ठीक है। हेज फंड्स को फिर हम कैटेगरी 3 एआईएफ मानते हैं, ठीक है। ये ब्रॉडर आइडिया रहता है अबाउट द 3 कैटेगरीज। इनमें सबसे ज्यादा रिस्क भी रहता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी रहते हैं, और इवन एक्सटर्नैलिटी भी नेगेटिव हो सकती है, इम्पैक्ट, ब्रॉडर इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज व्हाई दे आर पुट इन द थर्ड एआईएफ कैटेगरी, ठीक है। ये चीज हमें समझ आती है। फिर इसके बाद इनके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मिनिमम मिनिमम बहुत सारे होते हैं इनके, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बिकॉज सच लेवल ऑफ डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी, ठीक है। देन वी मूव फॉरवर्ड, वी जस्ट लाइक इन सब पे हमने थोड़ा जितना जानना था, वेंचर कैपिटल में समझ आता ही है। एंजल फंड क्या होते हैं, एंजल फंड क्या होते हैं, टेल मी व्हाट इज एन एंजल फंड। जो 5 साल या उससे कम एज की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और बस वही है, मतलब उसके अगेन फिर नंबर्स होते हैं बहुत सारे, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू लॉट ऑफ डिटेल। इससे रिलेटेड जो वर्ड होता है जैसे एंजल टैक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा, एंजल टैक्स के बारे में सुना है, हैव यू ऑल heard of angel tax, although it was largely discontinued for most of the startups recently, but angel tax भी मतलब एक न्यूज में रहता होता है, हमको थोड़ा आइडिया है, बहुत ज्यादा वैसे ऑनेस्टली अब जरूरत नहीं है। प्राइवेट एक्विटी फंड्स पे भी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट प्राइवेट एक्विटी फंड्स क्या करते हैं, दे यू नो बेसिकली do not invest in listed companies, they invest in mature but unlisted companies largely, ठीक है। प्राइवेट एक्विटी फंड्स जो होती हैं, हेज फंड्स हमने डिस्कस कर ही लिया, दैट दे आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ फंड्स, ठीक है। इनकी जो स्ट्रैटेजीज होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे कि आपने वर्ड सुने होंगे जैसे शॉर्ट सेलिंग, हैज एनीबॉडी हर्ड ऑफ वर्ड लाइक शॉर्ट सेलिंग, न्यूज में भी रहा था कुछ टाइम पहले शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ऐसी शॉर्ट सेलिंग एक्सेट्रा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज यूज करी जाती हैं बाय हेज फंड्स, ठीक है। और भी वर्ड्स लाइक आर्बिट्राज, लेवरेज एक्सेट्रा दे आर ऑल रिलेटेड टू हेज फंड्स, ठीक है। हेज फंड स्ट्रैटेजी होती हैं, हेज फंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा से रिलेटेड, ठीक है। Then we move forward to the other ones which are ETFs, sovereign wealth funds etc. तो ETF की अगर आप बात करोगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, बताओ व्हाट इज एन ETF। या सो इट इज बेसिकली, हाँ इट इज बेसिकली ट्रेडेड, नाम ही है, एटमोलॉजिकल है, ठीक है। आप क्या करते हो, कोई भी चीज कोई कमोडिटी हो गई, कोई बॉन्ड हो गया, कोई असेट हो गया, ठीक है, उसको ट्रैक करते हो आप ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, लाइक अ शेयर, तो देन दैट इज कॉल्ड एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ये वाली चीज होती है। अब क्या कहते हैं, क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इंडिया में रेगुलेट मतलब होते हैं यूज, आर देयर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इन इंडिया, हैज गवर्नमेंट आल्सो इशूड सर्टेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, has government also issued and like has it been using certain exchange traded funds, yes है ना। तो बहुत सारी चीजें, exchange traded fund भी अच्छा खासा चलता है, ठीक है। फिर आते हैं sovereign wealth funds, तो does India have a sovereign wealth fund or a quasi sovereign wealth fund, does India have a quasi sovereign wealth fund, we have a quasi sovereign wealth fund, we don't have a proper sovereign wealth fund, ठीक है। But what is the quasi sovereign wealth fund of India, what is the name of the quasi sovereign wealth fund of India,
इट्स NIIF, राइट, इट इज NIIF, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी चाहिए। NIF के बारे में क्या डिटेल्स पता है आपने को? व्हाट ऑल डू वी नो अबाउट NIIF? अगर आपको बस सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में बता रहे हैं, तो सॉवरेन वेल्थ फंड में ये रहता है दैट वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ट्राई टू गेन मतलब रिटर्न्स आउट ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो ये क्वाज़ी सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड है NIIF, वो भी यही करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ओन्ड है, लार्जली गवर्नमेंट ओन्ड है, इट्स नॉट कंप्लीटली लाइक फुल्ली 100% गवर्नमेंट ओन्ड, लार्जली गवर्नमेंट ओन्ड है। तो ये वाला आइडिया रहता है जैसे गवर्नमेंट, और वो भी मतलब पूरी तरह नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट ओन्ड भी नहीं है, 49% ही गवर्नमेंट का है और 51% प्राइवेट का है। बट हाँ, गवर्नमेंट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर द दिस क्वाज़ी सॉवरेन वेल्थ फंड, ठीक है। तो ये अपना NIF बना हुआ है, 2015 में सेटअप करा गया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे मास्टर फंड है, फंड ऑफ फंड्स है, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड है, और ये बेसिकली क्या करता है, कैपिटल लेता है फ्रॉम अदर सॉवरेन वेल्थ फंड्स, फ्रॉम अदर पेंशन फंड्स एक्सेट्रा, और उसको मैनेज करता है। ये ब्रॉडर आइडिया है हमारा NIIF का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स हमने देखा था अभी, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स के साथ क्या चीज होती है, दैट दे आर बेसिकली ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कौन इशू करता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में इशू करते हैं इसे, ठीक है। और जो भी FPIs इंडिया में, मतलब जो भी FPIs रजिस्टर्ड हैं सभी के साथ, वो इशू करते हैं। बाहर से पैसे उठाए, मतलब बाहर वाले लोग पैसे उठा सकते हैं इन FPI से, एंड दे विल रिमेन anonymous. So basically the regulator in the country would not get to know a lot about these anonymous investors who have basically invested through the participatory route. Hence, it is not considered a very good source of money, right? So it has been always looked with suspicion, participatory notes, ठीक है। तो इसलिए अब इसका लाइक ओवरऑल यूज भी काफी रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है। वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट एज वेल। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमें और क्या पता होना चाहिए? अगर हमें ये सारा पता है, तो इसके बाद आता है ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। डू वी नो अबाउट CCI? डू वी नो अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? किसी को पता है? इज कंपटीशन, इज इट अ PYQ? इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया PYQ? इट इज अ मेंस PYQ। इफ यू हैव डन मेंस PYQs, आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता रहेगा। अगर आपने नहीं करा है तो भी लाइक आपको थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में होना चाहिए, इनकी लिमिट्स के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में बेसिक चीजें आपको बतानी चाहिए, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में आया था, ठीक है। जो भी मतलब जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कंपटीशन को खराब करती हैं, उनको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, आपने सुना होगा, अलग अलग कंपनीज के साथ इनके लाइक चलते रहते हैं, केसेस चलते रहते हैं, ठीक है ना। इशूज, जो भी ट्रबल्स आते हैं, जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके अगेंस्ट ये एक्शन लेते हैं, ठीक है। ये चेक करते हैं वेदर मर्जर्स, एक्विजिशंस एक्सेट्रा वुड आल्सो लीड टू any impact on competition, ठीक है। तो that also is checked by the competition commission of India, ठीक है। फिर मतलब उनमें कुछ कुछ चीजें चेंज करी अभी, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 2023 और 2024, they changed a lot of things with regards to competition commission of India as well. थोड़ा सा आप रीड कर सकते हो, in case you get time, read a bit about it. Then comes social stock exchanges. social stock exchange के बारे में पता होगा आपको? Do you know about social stock exchange? क्या आपने सुना है इसके बारे में, SSE के बारे में? How many of you have heard of social stock exchanges? Is social stock exchange notified in India? Has a social stock exchange already been notified in India? Yes, no. Has a social stock exchange been notified in India or has it not been? इसका फ्रेमवर्क ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया था 2022-23 के बाद, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑलरेडी आ चुका है। इट इज बेसिकली टू इंश्योर कि फॉर प्रॉफिट एज वेल एज नॉन फॉर प्रॉफिट जो कंपनीज होती हैं, वो अगर किसी सोशल एक्टिविटी या सोशल इम्पैक्ट के लिए पैसे रेज करना चाहती हैं, तो दे कैन यूज दी सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। The not for profit companies can issue what they call is zero coupon zero principal instruments, ठीक है। zero coupon zero principal instruments, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए होता है। और हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। what section of companies act is related to not for profit companies? Which section is related? Section 8, right? Section 8 of the Companies Act.
deals with companies who are non-profit. ठीक है, we understand that as well. उसमें फिर बाकी जो फॉर प्रॉफिट वाली कंपनीज हैं वो पैसे रेज कर सकती हैं थ्रू इक्विटी, डेट, एमएफ एटसेट्रा. ठीक है, फिर और भी चीजें रखी हुई हैं कि हाँ कम से कम कितना इशू साइज होना है, ठीक है, कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी फिक्स्ड किया हुआ है. बट ऑल ऑफ दैट वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ. बट अगर आपको लगता है, आपको पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हो. ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ये सब वर्ड्स. ठीक है, अभी तो इनमें से लेटेस्ट न्यूज में जो चल रही थी ये ईजीआर चल रही थी 2-3 दिन पहले, बिकॉज आई थिंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इशू करा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट. बट एल्गो ट्रेडिंग एंड कोलोकेशन उतना ज्यादा अभी न्यूज में नहीं है. कोलोकेशन से रिलेटेड एक स्कैम हुआ था पहले, तो कोलोकेशन के बारे में पता है? डज एनीबडी अंडरस्टैंड कि कोलोकेशन क्या होता है? ऑल्दो कोलोकेशन बहुत ज्यादा अब इकोनॉमिक टर्म नहीं है. ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि इन द पास्ट कोलोकेशन क्या होता था कि the stock exchanges used to provide facilities to traders कि वो पास में ही रहते थे. A lot of, and in the co-location scam this proximity was misused for data and for information and for insider trading. ठीक है, that became like a problem. but वो co-location scam अभी अपने को बहुत ज्यादा ऐसा जरूरी है नहीं, तो I don't see like a lot of point in discussing this in detail. but ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स भी हमें ब्रॉडर बस आइडिया होना चाहिए ईजीआर के बारे में. क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स? What are electronic gold receipts? Important है, इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. बताओ. EGRs are regulated by RBI और SEBI. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स बताओ. ये तो खुद में लाइक आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है. इट इज SEBI. ठीक है ना, EGRs are regulated by SEBI. ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए. SEBI ने ही इसे इशू किया था, रेज किया था कि पूरी पॉलिसी 2022 में. और इसमें क्या होता है कि आप वही कर सकते हो बेसिकली, आप गोल्ड को सेबी रिकॉग्नाइज्ड वॉल्ट्स में रखवा सकते हो. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गेटिंग लाइक 1 EGR का इक्वल होता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल गोल्ड एंड वाइस वर्सा व्हेनेवर रिक्वायर्ड. ये ब्रॉडर आइडिया. आप इसके थ्रू बेसिकली आप बस ये करना चाह रहे हो कि लोग फिजिकल गोल्ड पास में ना रखें. दे कीप द फिजिकल गोल्ड विथ दीज बैंक, मतलब सेबी वॉल्ट्स एटसेट्रा, ऐसे तरीकों से रखा जाए. ठीक है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू वन आरबीआई पॉलिसी जो थी हमारी दूसरी. ठीक है, तो ईजीआर के बारे में आपको ब्रॉडर आइडिया बस इतना भी हो तो बहुत है. ठीक है, बस इसके अलावा और क्या बताना चाहिए? ठीक है, बायलैटरल मल्टीलैटरल नेटिंग, तो ये तो अब तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ऑनेस्टली, बट बायलैटरल मल्टीलैटरल नेटिंग 2-3 साल पहले ज्यादा न्यूज में था. फिर इसके बाद आता है ओपीसी. इस पे भी सवाल आना मुश्किल ही है वैसे तो, क्या ही पूछेंगे. बट हाँ, मतलब क्या ही होता है ओबीसी के बारे में आपको कंपनीज के सारे आपको पता है. यस यस, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के बारे में ही बताया था क्या ईजीआर के बारे में? दैट वाज डिजिटल गोल्ड. या दैट वाज डिजिटल गोल्ड अंशिका, दैट वाज नॉट ईजीआर. ठीक है ना, दैट वाज डिजिटल गोल्ड. ठीक है, बट अगर आप ये देखो, मैं क्या कह रहा था, वेट अ सेकंड, आई वाज सेइंग दैट 1% कंपनी नहीं, हमारे को कंपनीज एक्ट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं उनके बारे में पता है क्या? आर वी क्लियर ऑन कंपनीज एक्ट में जो जितनी डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती हैं उनके बारे में आर वी क्लियर? जैसे 1% कंपनी, क्या कहते हैं, अगर आप बात करोगे कि प्रॉपर जो फुल कंपनी होती है, और फिर एक होती हैं sole proprietorships, partnership firms. Do we understand the differences between them? इनके ये सब जो रेगुलेटरी डिफरेंसेस आते हैं, आई होप हमें पता है. जैसे ओपीसी अगर है तो इज इट कंसिडर्ड अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द फाउंडर? इज एन ओपीसी कंसिडर्ड अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम द फाउंडर? यस इट इज, राइट. ठीक है ना, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है, तो इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड ही होती है, लिमिटेड लायबिलिटी ही होती है इसकी भी. ठीक है, ओके वेरी गुड. तो ये चीज हमें समझ आ गई. इसके बाद आर एनआरआईज अलाउड टू सेट अप ओपीसीज इन इंडिया? आर एनआरआईज अलाउड टू सेट अप ओपीसीज इन इंडिया? यस, एनआरआईज आर आल्सो अलाउड टू सेट अप ओपीसीज इन इंडिया. ठीक है, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन से आता है? सीएसआर कम्स फ्रॉम विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट? बताओ. CSR comes from which section of Companies Act? Was India one of the first countries to mandate, like basically put a legal mandate on corporate social responsibility? Yes, and it comes from section 135 of the Companies Act. ठीक है, and it is applicable to companies जिनकी 3 क्राइटेरिया डाली है. कौन सी क्राइटेरिया होती हैं? कौन सी क्राइटेरिया होती हैं?
टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया होती है, अगर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, अगर प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, या फिर अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो देन इट इज कंसिडर्ड देन दे आर सपोज टू पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कितना अमाउंट देना होता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ CSR आर दीज कंपनीज सपोज टू पे? 2% of average net profits over the past how many years? 2% of average net profits over the past 3 financial years, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। और किन CSR एक्टिविटीज कवर करता है? डज इट कवर एनवायरमेंट? डज इट कवर एनवायरमेंट? डज इट कवर एनवायरमेंट? डज इट कवर एजुकेशन? डज इट कवर रूरल डेवलपमेंट? डज इट कवर रूरल डेवलपमेंट? Yes, it covers all these things, right? It covers health, environment, education, gender equality, rural development, etc. ठीक है, फिर ये चीज होती है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो देन आप पे पेनल्टी लग सकती होती है, ठीक है, ये वाली चीज होती है। ओके, उसके बाद अगला होता है विच इज BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर हाउ मेनी कंपनीज इन इंडिया? It is mandatory for top 1000 listed companies in India, and it is being considered, I think, to increase it further to the number of companies के बढ़ाना है। But what is it? ये तो अब आ चुका है। Is it already a PYQ? Is BRSR already a PYQ now? Yeah, it is a PYQ, ठीक है। तो ये भी ठीक है, अगर आपने बस ढंग से ये टॉपिक लिस्ट मान लो पिछली बार करी हुई होती तो आपको ये मोस्टली सारी चीजें ऑलरेडी पता होती, ठीक है। इसमें सारी चीजें ऐसी लिखी रहती हैं और आपके क्वेश्चन बहुत सारे सिर्फ इसके कारण हो जाएंगे, ठीक है। फिर ESG हमें पता है कि वो क्या होता है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में रहता है, ठीक है। BRSR कोर करके एक पार्ट होता है जो उससे भी लिमिटेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, एटसेट्रा। बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स बिकॉज BRSR पहली बात तो पिछले साल आया है, इट्स लेस लाइकली दैट इट विल बी कमिंग अगेन, एंड नॉलेज जितनी चाहिए अपने को इतनी ही है, ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में हमें पता है कि आर वी क्लियर ऑन इंश्योरेंस सेक्टर? लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझ आता है। अभी हम बहुत ज्यादा इनमें घुसेंगे नहीं, ब्रॉडली हम इसको करके आगे बढ़ते हैं। डू वी अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस? इसमें घुसने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पता है। डू वी नो अबाउट नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर? व्हेन वाज नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर डन? LIC कब नेशनलाइज हुआ था? विच ईयर वाज LIC नेशनलाइज्ड? विच ईयर वाज LIC नेशनलाइज्ड? बताओ। It was in 1956 that LIC was nationalized, ठीक है, and GIC was nationalized in 1972, ठीक है। फिर अभी अभी क्या बताया आपने को कि what is the FDI limit in insurance sector? 100% through automatic route, है ना, 100% through automatic route, ठीक है। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में कितना अलाउड है? इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में 100%। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कितना अलाउड है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कितना अलाउड है? 100%, ठीक है। कोल माइनिंग में कितना अलाउड है? कोल माइनिंग में कितना अलाउड है? कोल माइनिंग में कितना अलाउड है? कोल माइनिंग में 100%। कोल माइनिंग में 100%, ठीक है ना। डिफेंस में कितना अलाउड है? डिफेंस में FDI कितना अलाउड है? डिफेंस सेक्टर में FDI कितना अलाउड है? 74%, ठीक है, डिफेंस में 74%। और क्या कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितना अलाउड है? प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितना अलाउड है? 74%, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74%, ठीक है। वेरी गुड। ऐसे ऐसे अपने को थोड़ा सा FDI लिमिट्स का भी ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सबका हर चीज का नहीं चाहिए बट फिर भी इतना ब्रॉडर का आइडिया अपने को रखने का है, ठीक है। अभी हम आगे भी देखेंगे वैसे वो चीजें, बट ये हमें पता है। एसिक हुआ, EPFO हुआ, ये सब हमें समझ आता है। आर वी क्लियर ऑन एसिक एंड EPFO? एक बार EPFO का सवाल उन्होंने ऑलरेडी पूछ दिया है, एसिक का भी सवाल वो पूछ ही सकते हैं जरूरत पड़े तो, बट हमें पता है कि नहीं पता है। तो एसिक बेसिकली इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इट इज फॉर सोशल इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या क्या कवर करता है। कवर करता है सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी, डेथ, ये सब, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं इसमें, आपको पता होगा, आपने देखे होंगे एसिक हॉस्पिटल बहुत सारे कंट्री में, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगे अगर आसपास आप बहुत सारे बने रहते हैं, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल होता है इसमें? सो दे आर ऑल फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट जिसमें कम से कम 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, एंड जिनमें वेजेस कम से कम, वेजेस अप टू 21,000 है,
वो कवर होते हैं इन एसिक, ठीक है। ये वाली चीज होती है एसिक में, ठीक है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 3.25% एम्प्लॉय से आता है, 0.75% आता है एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉयर से 3.25% आता है, ठीक है। ये वाली चीज हमें याद रहेगी। और क्या चीज याद रखेंगे, एसिक किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एसिक किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, एसिक किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। ऐसे कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। फिर ईपीएफओ हमें पता है, ईपीएफओ तो न्यूज में बहुत ज्यादा रह रहा है अभी आजकल आजकल, बट आई डोंट थिंक अ क्वेश्चन ऑन ईपीएफओ विल कम मोस्टली। बट फिर भी आप एक बार थोड़ा रफ आइडिया रख लेना, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा मतलब ईपीएफओ तो आई फील बिकम्स लाइक अ लॉट मच डिटेल्ड थिंग टू रीड, मुझे लगता है उसके बारे में बहुत ज्यादा हम पढ़ सकते हैं। बट हाँ, 1952 में सेटअप हुआ था, ठीक है। और 3 मेजर स्कीम्स को वो मैनेज करता है, एक है प्रोविडेंट फंड, एक है पेंशन स्कीम और एक है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। और अप्लाई करता है टू अप्लाई करता है उन जगहों पे जहां पे कम से कम 20+ एम्प्लॉइज हो, इतना अपन कम से कम याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसमें ज्यादा याद रखने का नहीं सोच रहे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। निर्वीक स्कीम आई डोंट थिंक इट विल कम अभी, बट हाँ, फसल बीमा योजना इज इंपॉर्टेंट। आर वी क्लियर ऑन फसल बीमा योजना, आर वी क्लियर ऑन PMFBY? वो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले डॉक्यूमेंट में देख लेना, पढ़े रखना, गलत मत कर देना, PMFBY, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। एडा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, एडा के बारे में डू वी नो अबाउट एडा? एडा इज was established in 1999, ठीक है, एंड अंडर द एडा एक्ट ऑफ 1999, ठीक है। कहाँ है हेडक्वार्टर्स एडा के, वेयर आर एडा हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? हैदराबाद, ठीक है ना, दे आर लोकेटेड इन हैदराबाद। सिडबी के कहाँ है, लखनऊ में। सेबी के कहाँ है, मुंबई में, ठीक है ना। ऐसे करके अपने को याद रहते हैं सारे। फिर और क्या पता होता है, अभी जो इंश्योरेंस एक्ट, रिसेंटली जो इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था, उसके सारे फीचर्स याद है? आर यू क्लियर ऑन ऑल द फीचर्स ऑफ द लेटेस्ट पास्ड LF वाला इंश्योरेंस एक्ट के फीचर्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? इफ यू आर नॉट क्लियर, यू शुड बी क्लियर, ठीक है। आपको पता ना चाहिए कि उसमें एडा की पावर्स बढ़ी, LIC को भी ऑपरेशनल फ्रीडम बढ़ा दी, ठीक है ना। जो नेट ओन फंड्स फॉर फॉरेन इंश्योरर्स था, री इंश्योरर्स था, वो 5,000 करोड़ से कम करके 1,000 करोड़ पे ला दिया गया, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जो FDI लिमिट का ही था वो 1,000, वो 100% कर दिया गया। तो LF में है ये सारा, आपको ये सब याद होना चाहिए। दिस शुड बी समथिंग दैट यू आर एबल टू एक्सेस। You should always not be waiting for the question to appear and then to tell, ठीक है ना। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली शांति एक्ट में जो जो कंटेंट लिखा हुआ है, शांति तो हम इससे दूर की बात कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू से ऑल दीज लॉज दैट हैव कम अप, जो काफी न्यूज में रहे हैं, इनमें से कुछ सवाल आने के चांस हैं। अगर आते हैं तो आप वो गलत मत करना, दे आर गोइंग टू बी वेरी बेसिक, ठीक है। तो बट यू शुड जस्ट नो कि हाँ, स्टैट्यूटरी स्टेटस या AERB को दिया गया, ऐसी चीजें जो 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 बेसिक चीजें हमने कवर करी हैं, डोंट गेट एनी ऑफ इट रॉन्ग, ठीक है। Be very clear of these. If your revision is not too good, please revise well, ठीक है। Do not like just keep practicing test without revising and seeing basic things, कुछ भी miss नहीं होना चाहिए, ठीक है। So if anybody amongst you has been like just excessively doing tests, it's not required. Do tests, but the revision is very important. You're not supposed to get any easy question wrong from these compilations that are there of static as well as of CA, ठीक है। All right, we understand about insurance penetration density, ये सारा कुछ, FDI limits, NPS, ये सारी चीजें मैं डिस्कस मोस्टली नहीं करूंगा बिकॉज ये सब कुछ अच्छे से LF में है, ठीक है। आर वी श्योर ऑन कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स एंड श्योरिटी बॉन्ड्स? डू वी अंडरस्टैंड कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स, श्योरिटी बॉन्ड्स? ये सब वर्ड में होता है, कुछ इसमें ऐसा लाइक आपको पढ़ा हुआ होना जरूरी नहीं होता। दीज आर टू बेसिक बॉन्ड्स, नाम में लिखा है जो, वही होता है। Domestic systemically important insurers is another basically similar type of thing, जो systemically important banks होते थे वहां पे, वैसा यहाँ पे DSII होते हैं, ठीक है। who will recognize DSI? मतलब कौन करेगा? जैसे वहां RBI कर रहा था, तो DSI कौन करना चाहिए आइडियली? कौन करेगा? ईडा करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत लॉजिक वाली होती हैं, ये सब में इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। माइक्रो इंश्योरेंस इज अगेन वेरी सिमिलर टू जो हमने पढ़ा था माइक्रो फाइनेंस में, तो कुछ इसमें कुछ पढ़ने लायक ऑनेस्टली है नहीं, ठीक है। PM स्वनिधि के बारे में हमें पता है, और नहीं पता है तो हम वो स्कीम्स के डॉक से कर लेंगे जितना करना है। स्वनिधि का अगर उसमें नहीं है तो आई जस्ट शेयर दैट अक्रॉस, बट उतना आप पढ़ लेना। RBI का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमने LF में कवर कर लिया है, ठीक है।
तो ये सब हमें पता है. इसके बाद फिस्कल पॉलिसी एंड फॉरवर्ड वील टेक इट अप इन द नेक्स्ट सेशन. आई थिंक कल हम शाम को पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग लाइक अभ्यास टुमारो? अगर आप लोग दे रहोगे तब तो मुश्किल है, बट अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वी कैन डू द सेशन एज वेल. But I think largely because people will be giving abhyas, so we can keep it to day after. We'll probably take it in the afternoon so that we are able to cover a larger ground. I think अब जल्दी कवर हो जाएगा. ज़्यादा आगे की चीजें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी बेसिक होती हैं. शुरुआत का ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट भी है. आई थिंक यहाँ तक के सबसे इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 7.5 तक एसेंशियली. उसके बाद वाले पार्ट में तो अपन बहुत जल्दी फिल्टर करके कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है. तो मे बी 1-2 more days, बाय 11th वील प्रॉब्ली रैप इट अप. ठीक है, ऑल राइट. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Yes, bye-bye.